चाहिए। आइए, मैं दावत दे रहा हूँ भाई जितेंद्र राय जी से। आप आए और बेलगाम भारत के माध्यम से जो मुहिम आपने बिहार में खड़ा किया है और भारत में फैलाने का काम किया है, बिहार की धरती ही नहीं, मैं इसके लिए इस धरती पर राधा कृष्ण हनुमत महादेव मंदिर के प्रांगण में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजा मध्वज की धरती, श्री की धरती, राघव बाबा की धरती पर हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर आपका जोरदार ताली बजा कर स्वागत। जितेंद्र राय जी, सबसे पहले तो अभी मैं पत्रकार की हैसियत से यहाँ पे नहीं आया हूँ। अगर पत्रकार होता, दर्शक दीघा में रह करके आपको कवर कर रहा होता। आज मैं आया हूँ एक इंसानियत के नाते, और इसके पहले भी जो मैंने काम किया है, एक इंसानियत के नाते काम किया था। और जहां तक सवाल है, थोड़ा सा मुझे इस मंच पे अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हम लोग के क्रियाकलाप में ऐसा लिखा गया है कि कलम की ताकत के आगे बाकी कुछ नहीं है। तो हम कलम की ताकत को जो है ज्यादा तवज्जो देते हैं। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक सिविल सोसाइटी है एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका मैं बिहार चेयरमैन भी हूं। और बेलगाम भारत की स्थापना मुझे तब करनी पड़ी जब यहाँ पे कुछ पत्रकार बंधुओं को जब मैं अपना न्यूज देता था तो वो कवर नहीं करते थे। इसलिए कवर नहीं करते थे कि शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ न्यूज होता था, उसमें शासन प्रशासन की बदनामी वाली न्यूज होती थी, उसमें हमारे कुछ मीडिया बंधुओं की भी बदनामी वाली बात होती थी, तो उसको छापने का काम किसी ने नहीं किया। तो हमने कहा कि जब ठीक है, जब भैया तुम अपने माइक में नहीं बोलने दोगे तो हम अपना ही माइक लगा लेंगे। तो हमने अपना माइक लगा लिया, और हमने अपना माइक लगाया था बिहार की जनता के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि बेलगाम भारत में केवल और केवल जनता की बात चलेगी, न पक्ष का चलेगा न विपक्ष का चलेगा। अगर चलेगा बेलगाम भारत पे तो केवल जनता का बात चलेगा। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिंदगी में जो है ना, सफल होना और असफल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कार्य को सही तरीके से करना ये अलग चीज है। कार्य को सही तरीके से करना ये अलग चीज है। और ये हमने, राजेंद्र भाई, ये हम लोगों ने दिखा दिया है, ये हमने बता दिया है कि तुम्हारी कलम की ताकत अगर जो है लोगों को फंसाने में लगेगी तो हमारी कलम की ताकत लोगों को बचाने में लगेगी। तुम फंसाने के लिए प्रयास करो, हम बचाने के लिए प्रयास करेंगे। तुम उलझाने का प्रयास करो, हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। और मेरे दोस्त, मैं एक चीज और बता रहा हूं, मेरे पंकज भाई कह रहे थे कि प्रशासन की निगाहें, तो प्रशासन की निगाहें आपके हर एक 10 की संख्या में भी जहां आप जमा होते हैं ना, वहां पे भी उनकी निगाहें हैं। क्योंकि इस पूरे कार्यकाल में जो 15 दिन 20 दिनों का जो पूरा कार्यकाल है, उसमें उनका 5 साल का जो है ना, आने वाले 5 साल का कमाई आप लोगों ने ठप कर दिया। 5 साल का कमाई इसलिए ठप कर दिया, यहाँ तो एक ओवरलोड आप लोग चलने लगे, तो आप लोगों को लगता है ओवरलोड चलने लगे 2-4 हजार बच रहा है। लेकिन मेरे भाई, आपके ओवरलोड चलने से देखिए कहां कहां उनको मार पड़ी। पहला मार पड़ा कि जब आपने ओवरलोड नहीं लोड किया तो खदान से पैसा जाता था, वो बंद हो गया। और मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि तमाम पदाधिकारियों के खदान से पैसा जाता था, और इसके साक्ष्य भी मैंने जो है बहुत बार इस बेलगाम भारत में चलाया है और आगे भी चलाएंगे। लेकिन वहां पे पैसा बंद हुआ तो हुआ, जब रोड पे जब आप चलते थे तो मनमाने ढंग से कोई डंडा लिया हुआ जो है सिपाही खड़ा होता था, और एक डंडा दिखाने के बाद आप 500-200 रुपए निकाल के दे देते थे। वो प्रचलन खत्म हो गया। तो मेरे भाई, अंडरलोड मुहिम में अभी थोड़े से दिन हुआ है, हो सकता है कि आपको कमाई कम हो रही होगी। अरे मेरे दोस्त, एक बच्चा को भी पैदा होने में 9 महीने लगता है। अभी 9 जून में क्यों उबिया रहे हो? अभी लड़ाई बाकी है, और लड़ाई तब तक बाकी है जब तक इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को, इन भ्रष्टाचार में तंत्र लिप्त जो है तमाम माफियाओं को हम लोग खत्म नहीं कर देते। माफियागिरी वो करते हैं, माफियागिरी उनके जिम्मे होता है।
लेकिन माफिया हमें बताया जाता है। जो पत्रकार माफियाओं को कवर कर रहा होता है, जो पत्रकार गलती को दिखा रहा होता है, उसको बालू माफिया बताया जाएगा। लेकिन वही अपने ऑफिस के एसी चैम्बर में अटैची बटोरने वाले, उनको क्या कहा जाएगा पहले ये आप बता दो। उनको क्या कहा जाएगा पहले ये आप बता दो। तो आपकी कलम की ताकत, आपकी बंदूक की ताकत हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं ना, गांधी के शब्दों में जोर था, गांधी के शब्दों में जोर था। थप्पड़ चलाने वाला कमजोर हो गया, थप्पड़ खाने वाले ने ये देश खाली करा दिया। मेरे दोस्त, थप्पड़ खाने वाले ने इस देश को खाली करा दिया। आज तमाम तुम जुल्म ढाओ, तुम तमाम हमारे ऊपर जुल्म ढाओ, हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों बिहार छोड़ दो, भ्रष्टाचारियों तुम बिहार छोड़ दो। तुम हमें केस में फंसाओ, तुम हम पे डंडा बरसाओ, तुम हमें माफिया साबित करो, सब करो, लेकिन भ्रष्टाचारियों की जगह बिहार में नहीं है। बिहार से यहां से चले जाओ, बिहार में तुम्हारी जगह नहीं है। मजदूर सोन में नाव पे बालू लादता है वो माफिया है, लेकिन तुम्हारे थाने के बगल से, अनुमंडल के बगल से, डीएम आवास के बगल से ओवरलोडेड गाड़ियां जाती है तुम्हारे परमिशन से, तो तुम माफिया नहीं हो। वाह रे कानून, जिस जनता के लिए बना उसी जनता को आज ठगने का काम कर रहे हो। जिस जनता के लिए इस कानून का निर्माण हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस कानून का निर्माण इस जनता के लिए किया, और इसी जनता पे तुम उसी कानून से जुल्म ढा रहे हो। तो मेरे दोस्तों, एक चीज याद रखना, पुलिस फंसाना जानती है आपको। एक चीज और मैं बताता हूं, पुलिस आपको फंसाने का जो है एक तरीका जानती है, लेकिन अपने को निकालने का एक भी तरीका उसको मालूम नहीं होता। वो कैसे निकलेगी, उसका एक तरीका उसको मालूम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि हमारे मित्र को जो है, हमारे बंधुओं को पता नहीं है कि उसने फंसाया, तो उस पर उल्टा गेम कैसे पड़ेगा। हमारे मित्र को, जिस साथी को जो कोइलवर से हिरासत में लेकर के बालू माफिया साबित करने की कोशिश हुई थी, न्याय मिला कि नहीं मिला? मिला ना बेल है। वहां पे महिला पदाधिकारी नहीं होने के बाद भी कहा गया कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो वो की थी। कप्तान महोदय, हम तो आप पर बहुत भरोसा था हमको कि आप एक सशक्त आदमी, एक सशक्त इंसान है, और खास करके जो है भरोसा था कि कम से कम कैंसर है, जिसने साग रोटी खा करके जो जनता का सेवा किया था, और आपने बालू माफिया बताकर जनता को गुमराह करने का काम किया। तो मेरे मित्र, लड़ना है, जीतना है, लड़ जाओ, अड़ जाओ। और छपरा की धरती पर राजेंद्र राय वर्तमान गांधी के तौर पे उभरे हैं, और इस गांधी को आज अपने सपोर्ट नहीं किया, अगर आज इनको आपने सपोर्ट नहीं किया, एक समय आपके लिए कोई आगे नहीं आएगा, आवाज नहीं उठाएगा। है इसमें विरोध कौन कर रहा है? एक ट्रक मालिक विरोध नहीं कर रहा है कि ओवरलोड चलेंगे। वो तमाम चकोड़ा सब आप ही से कमाया 10, 20, 50 हजार रुपया, अब बुलेट लेके रोज रात के जो है और रोज दिन को दौड़ रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है। आप ही से तहसीली करता है, कुछ प्रशासन को खिलाता है, कुछ शासन को खिलाता है, कुछ अपने खाता है, घर में कुछ नहीं है उसके। और आप 10 गाड़ी का मालिक हो करके घर पर भोजन करने के लिए भी आप जो है ललायित हो रहे हैं, आपके बच्चे ललायित हो रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो तय करिए कि कुछ चंद मुट्ठी भर लुटेरे जो है, कुछ चंद मुट्ठी भर जो माफिया जो है, हमें माफिया बनाने पर तुले हुए हैं, इनका सफाया कैसे? पहला चीज, हम लोग बार बार मीटिंग में आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि खनन नीति का दोबारा मतलब निरीक्षण होना चाहिए। खनन नीति, अरे खनन नीति का मतलब क्या होता है कि 5 लाख का फाइन 15 लाख कर दो? खनन नीति का मतलब क्या होता है?
कि जो फाइन पहले जो 5,000 था उसको 2 लाख कर दिया। खनन नीति का मतलब होता है जनता के हक में जो नीति बने वो नीति खनन नीति कही जाएगी। जनता के विरोध में जो नीति बन रही है ना वो नीति खनन नीति कैसे हो जाएगी। आज आप कह रहे हैं कि 14 लाख से लगभग जो फाइन जो बताया जा रहा है अभी जो है 14 लाख फाइन, तो 2 लाख खत्म, 5 लाख खत्म, अब होगा 5 लाख 14 लाख। तो मेरे भाई तय आपको करना है, एक बार पकड़े जाओगे ना तो सही बता रहे हैं 14 गाड़ी के मालिक हो गए तो 14 दिन तक कुआं में रहोगे, 14 दिन तक कुआं में रहोगे। तो आज तय कर लो कि कोमा में रहना है कि अंडरलोड चल करके जो है इस मुहिम को सपोर्ट देना है और तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों का जेब खाली कर देना है। मेरे दोस्त आज उनका जेब खाली है इसलिए उनका हाथ चल रहा है, आज उनका जेब खाली है इसलिए उनकी कलम चल रही है हमारे विरोध में। जब सूख जाएगा ना, सूखता हो जाएगा तब हमारी चलेगी, और उस दिन जब चलेगी, जब जनता की चली है ना तो किसी की नहीं चली है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, और मैं जानता हूं कि आपके आने के बाद भी आप सरकार में तो आ गए, आप सरकार लड़ाई ठोकर तो बना लिए, लेकिन अधिकार आपका है नहीं, अधिकार आपका छीना हुआ। क्योंकि अगर अधिकार होता तो आप युवाओं की बात कर रहे थे, और आज युवा रोड पर है, आप एक दिन भी मिलने नहीं आए हैं। तमाम जगहों पर आज रात रात भर युवा पहरा दे रहा है कि अंडरलोड गाड़ियां चले, आपका एक दिन सिपाही मिलने नहीं आया, क्या माना जाएगा इसको। मैं पत्रकार हूं, कुछ हमारी जो मर्यादा होती है, लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं बार बार राजेंद्र राय जी, मैं पत्रकार बन के नहीं आया हूं, एक समाज को मेरी जरूरत थी और उस समाज को सपोर्ट देने आया हूं, और उस समाज को जो है ये बताने आया हूं, जगाने आया हूं। आज लड़ लो, 7 सालों का काम हमने 7 दिनों में कर दिया है। अगर इस बार चुप गए, कभी कोई राजेंद्र राय नहीं आएगा, कोई पंकज कुमार सिंह नहीं आएगा, और हर बार कोई जरूरी नहीं है कि बेलगाम जैसे सिरफिरे को जो है आपके लिए आना पड़ जाए। हो सकता है कि हमें भी कुछ मिलेगा, हम भी साइड ले लेंगे। क्या जरूरत है आपके लिए मरने का, कहा लगे आप लोग मरेंगे भाई, बार बार फोन आ रहा है, चाहिए क्या आपको जो है, क्या है तमाम पत्रकार नहीं है क्या। माफी चाहूंगा तमाम थानों में बैठकर दलाली करने वाले उन गद्दारों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्रकारिता उस समय कहां चली गई थी जब रोड पर जो है बालू माफियाओं का तांडव चल रहा था और तुम्हारे हाथ में कलम नहीं थी, तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं थी। लेकिन मेरा जब पत्रकार पकड़ा गया तो इन तमाम पत्रकारों ने उसको फर्जी घोषित करने का काम किया, और फर्जी भी कहां घोषित किया, जिसको सुनने वाले करोड़ों लोग हैं उसको फर्जी घोषित कर रहा था जिसका 100 गो व्यूअर है। माननीय कप्तान आपके सामने वो माइक लगा हुआ था, आपको नहीं पता, आपने पूछा उनसे कि क्या उनके पास डीपीआर लेटर है। कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास डीपीआर लेटर है। हमने तो अपना पूरा कार्य किया है, हम तरीके से आए हैं, हम जानते हैं आपसे लड़ना इतना आसान नहीं है, तो हम अपने तरीके से आए हैं। लेकिन उन तमाम वैसे मीडिया बंधुओं को मैं बोलना चाहूंगा, मैं मीडिया सेक्शन से आता हूं, बुरा लगेगा तो माफ करिएगा। मीडिया में जयचंदो जो चंद जयचंद हैं, वो जयचंद उनका काम यही है कि दिन भर थाने की अगुवाई करेंगे, शाम में पौधा पकड़ेंगे और बाद में उस पौधा को लिख दिया जाएगा कि चूहा पी गया। एक्चुअल में चूहा जो है ना यही सब होता है, बाद में लिख दिया जाएगा कि चूहा पी गया। तो उन तमाम पत्रकारों को नसीहत, फर्जी लिखने के पहले दिल पे हाथ रख के देखो कि फर्जी तुम हो कि फर्जी बेलगाम भारत का पत्रकार है। मेरे दोस्त, इस लड़ाई के बाद जब अंडरलोड हो जाता है, एक और लड़ाई लड़नी है राजेंद्र भाई, एक और लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई लड़नी है कि हमारा ट्रक ओनर जब जाता है, ट्रैक्टर ओनर जाता है, तो खदान में
जब हमारे चालान पे अंकित राशि जो है 800 रुपए है, चालान पे अंकित राशि जो है हमारी जो है 900 रुपए है, तो किस हैसियत से और किन बेईमानों के दबाव में तुम हमसे 20,000 रुपया और 16,000 रुपया का वसूली कर रहे हो? उन बेईमानों को भी पकड़ा जाएगा, उन बेईमानों से भी हिसाब होगा। लेकिन पहले हम लोग अपना घर ठीक कर ले। जब अपना घर ठीक कर लेंगे तो उन बेईमानों से भी हिसाब लेने में बनेगा। उन बेईमानों के सामने हम खड़ा होकर कह सकते हैं कि अब हम अंडरलोड चल रहे हैं, अब बालू का कीमत तुम 500 रुपया होने के बाद 1,000 रुपया ले रहे हो, तो कैसे ले रहे हो? हमारा नाविक जब बालू लोड करके आता है तो माफिया होगा। तुम 500 रुपए के बालू को 1,000 रुपया में बेच दिया तो तुम माफिया नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, ये 500 रुपए के बदले जो 1,000 रुपए लिया जाता है, तो क्या लग रहा है आपको? घाट का पैसा रह जाता है? नहीं जाता है कहीं पे। वो तमाम पैसा अटैचियों में भर भर के नीचे से लेकर ऊपर के तंत्र तक जाता है। इसलिए आज आपके पक्ष में न विपक्ष बोलेगा न पक्ष बोलेगा, न शासन सत्ता बोलेगी, न विपक्ष के लोग बोलेंगे, न भाजपाई बोलेंगे, न आरजेडी वाले लोग बोलेंगे, न लोजपा वाले बोलेंगे। क्योंकि तमाम लोगों के जो है ना, जो क्रियाकलाप जो चलता है 25-25 गाड़ियों का काफिला, यही माफिया पूरा करते हैं। जब यही माफिया 25-25 गाड़ियों का काफिला पूरा करेंगे तो आपके लिए आगे कौन आएगा साहब? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा साहब? आज राजेंद्र भाई को भी जो है ऑफर मिल जाता, लीजिए ना 2 लाख रुपया लीजिए, हमर गड़िया चले दीजिए, बाकी ओवरलोड कैले रहिए, आंदोलन चलाते रहिए। क्या जरूरत है आपको यहाँ पे आकर के दबदबा करके जो लग रहा है कि इस एरिया में बच्चा की तरह रो रहे हैं? जरूरत क्या थी? राजेंद्र राय जी संघर्ष करिए, बाकी कौन साथ देता है कौन नहीं देता है मुझे नहीं पता है। बेलगाम भारत इस मुहिम को जब से खड़ा किया है उस वक्त तक रहेगा जब तक जो है पूरी तरह से बालू माफियाओं पे लगाम नहीं लग जाएगी।